हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रजित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था यूनिट 1 का वन न्यू मॉडल, उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट हम एक काम करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, वन न्यूमन आर्किटेक्चर, जिसके कुछ कंपोनेंट्स रह गए थे। उसका हम फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, हार्डवेयर और हमारे वॉल्यूम आर्किटेक्चर में दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या कंपैरिजन किया गया है, इसी आर्किटेक्चर को क्यों कंसिडर किया। फिर इस प्रेजेंटेशन की समरी, एक शॉर्ट एक्सरसाइज, और फिर लास्ट में लर्निंग आउटकम्स। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी या आर्किटेक्चर क्या था। ये एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर था जिससे हम प्रॉपरली किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकें, फर्दर उसके बेटर एनहांसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हम जनरली जो हमारे टाउनशिप वगैरह होती है वो भी प्रॉपर आर्किटेक्ट या प्रॉपरली अलाइन की जाती है, सिमिलरली कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी प्रॉपर तरीके से कराया जाता है जिससे उसका बेटरमेंट हो सके, उसकी प्रॉपर गुड आउटकम हो सके, प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। इसके बाद हमने ये देखा था कि एलन ट्यूरिंग जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने एक साइफर कोड मशीन बनाई थी जो नाजीज के कोड्स को ब्रेक कर सकती थी, और इसी को फादर ऑफ एआई या कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ये ट्यूरिंग मशीन का एक मॉडल है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो इनिशियल स्टेज में जो कंप्यूटर्स थे, या कंप्यूटर्स बेसिकली होते क्या है, एक प्रोग्रामिंग या एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मशीन ही है। तो स्टार्टिंग स्टेज में जो कैलकुलेटर था वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही था जिसमें प्रोग्राम्स फिक्स होते हैं, उनको हम रीप्रोग्राम या मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ये उसका रेस्ट्रिक्शन या उसकी लिमिटेशन होती थी। इसके बाद स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट आया जिससे उसको हम रीप्रोग्राम कर सकें, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में सेव कर सकें या डाटा को मेमोरी में सेव कर सकें। तो ये जो कंसेप्ट था ये वॉन न्यूमैन ने दिया था अराउंड 1945 में। इसी के इसी ने जो आर्किटेक्चर डेवलप किया उसी को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा जाता है या प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल पे। फर्दर हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम देखा था जिसमें हमने देखा था कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होती है सीपीयू से, और सीपीयू इंटरलिंक रहता है मेमोरी यूनिट से। ये हमने देखे थे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक रहता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, दूसरा रहता है सीपीयू, और तीसरा रहता है मेमोरी। तो हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन हमने स्टडी किया था। हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस कवर हो गया था, सीपीयू हम स्टडी कर रहे थे। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस पे हम फटाफट रिकैप देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस बेसिकली ये होता है कि किस तरीके से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हमारे सीपीयू के साथ कोरिलेट करेगी या इंटरफेस करेगी। इन सब चीज़ों को इंटरफेस या कोरिलेट करने के लिए बसेस की ज़रूरत पड़ी। तो बसेस बेसिकली एक डेस्टिनेशन से, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक डाटा को ले जाते हैं। मोटा मोटा ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया है क्योंकि हमारे तीन आ, 3 सेगमेंट रहते हैं सिस्टम के अंदर, एक डाटा, एक एड्रेस और एक कंट्रोल सिग्नल्स। तो इन्होंने यहाँ इनको इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया जिससे फर्दर एनहांसमेंट या सिंप्लिसिटी हो सके आर्किटेक्चर की। ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है, किस तरीके से सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम बसेस की हेल्प से आपस में कनेक्टेड रहते हैं और डाटा को शेयर करते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, सीपीयू से, मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से। एड्रेस बस भी बाई डायरेक्शनल होती है लेकिन सीपीयू उसको इंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पर डायरेक्शनल दिया हुआ है कि सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस आएंगे तभी एड्रेस बस उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। कंट्रोल बस हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, तीनों से कनेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी कैसा भी सिग्नल जनरेट हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाई, एक इनपुट आउटपुट पेरिफेरल लगाया, तो एक कंट्रोल सिग्नल सीपीयू में गया कि भाई एक पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट हुई है। या सीपीयू अगर मैं चाहता हूँ कुछ प्रिंट करना तो मैंने कमांड सीपीयू को दी, तो सीपीयू ने कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से बाहर के पेरिफेरल से एक्सटर्नल पेरिफेरल को इंस्ट्रक्ट किया कि प्रिंट कर दो। या फिर मैंने कोई गाना प्ले किया अपने सिस्टम में तो वो सीपीयू से इंस्ट्रक्शन गया, तो जो डाटा मेरी मेमोरी में है वो प्रोसेसर, वो
प्रोसेसिंग में आएगा तो वो इस तरीके के कंट्रोल सिग्नल सारे के सारे कंट्रोल पल्स की हेल्प से कोरिलेट किए जाते हैं या फिर मैनेज किए जाते हैं, जिससे ओवरऑल हमारा आर्किटेक्चर स्मूथली वर्क करता रहे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद हम एक एक इंटरफेस के यूनिट को हम स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ समराइज करेंगे, बाकी सिलेबस में हर एक ये सब टॉपिक बहुत डिटेल में है और डिटेल हमको स्टडी करनी है। सीपीयू हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो जितने भी प्रोसेस होना, जितने भी एग्जीक्यूशन होना सिस्टम के अंदर, उसको मॉनिटर या उसको एग्जीक्यूट करता है। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप को फंक्शंस को सपोर्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को, जितना भी प्रोसेसिंग होगा सिस्टम के अंदर वो इसी के अंदर होगा। ये एक तरीके से उस सिस्टम की जान होता है। तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे इन्हांस होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग यूनिट भी एडवांस या मॉडिफाई होती ही रहती है। जैसे कि स्टार्टिंग स्टेज में जो मोबाइल्स थे उनमें सिंपल प्रोसेसर होता था, अब डुअल कोर, फिर ऑक्टा कोर, या फिर अब उनकी रैम की स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है। अगर रैम इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग यूनिट भी एनहांस से बड़ा होता जा रहा है। इवन जो ग्राफिकल इंटरफेस हम लैपटॉप्स में या मोबाइल्स यूनिट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स ही होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर हम इसमें इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। इसके बाद अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू और तीसरा होता है रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट जितना भी प्रोसेसिंग यूनिट में सिग्नल जनरेट होने हैं, डाटा एग्जीक्यूट होना है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने, वो कंट्रोल यूनिट करेगा। जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होने हैं वो सारे के सारे एएलयू के अंदर परफॉर्म होंगे। और जितना भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए चाहिएगा, वो टेम्परेरी एक मेमोरी यूनिट होती है जिसको रजिस्टर्स कहते हैं सीपीयू में, उसमें सेव होगा। तो ये एक कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम ये देख सकते हैं, यहाँ से क्लॉक आ रही है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रोल यूनिट ऐड करेगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बस से बाय डायरेक्शनली कोरिलेटेड है, कनेक्टेड है, जिससे सिग्नल्स को कंट्रोल बस की हेल्प से भेजा जा सके, या कोई सिग्नल अगर बाहर से आया है तो उसको लिया जा सके। और यही कंट्रोल यूनिट सीपीयू से भी कनेक्टेड होती है, जिसकी हेल्प से इन सब चीज़ों ऑपरेशंस को वो परफॉर्म कर पाती है। साथ के साथ वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से भी कनेक्टेड रहती है, जिससे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली मैनेज हो सके और मॉनिटर हो सके। साथ के साथ कंट्रोल यूनिट का काम ये भी है कि किस तरीके से सिस्टम के अंदर डाटा मूव करेगा। इनडायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें सीपीयू की हैंडल करती है प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखते हैं एएलयू क्या काम करता है। एएलयू सीपीयू में जितने भी कैलकुलेशन होने हैं उन सबको हैंडल करता है, चाहे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन, इवन बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस वगैरह भी इसी के अंदर परफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रजिस्टर्स की। बेसिकली रजिस्टर्स एक तरीके की मेमोरी यूनिट है जो ज़्यादातर फ्लिप फ्लॉप्स या ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से डिज़ाइन या बनाई जाती है। तो जितने भी डाटा सीपीयू फेच करता है वो टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर ही सेव होते हैं, और रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पार्ट परफॉर्म करता है सीपीयू के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर जो सीपीयू में यूज़ होते हैं वो हम अब स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। मैंने ये कहा कि रजिस्टर्स भी एक मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी डाटा यानी कि बाइनरी वैल्यूज़ को, जीरो वंस को सपोर्ट करेगा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज ये मत होना कि हमारे सिस्टम में तो रैम भी है और हार्ड डिस्क भी है, तो डाटा वहाँ पर क्यों परफॉर्म नहीं होता या वहाँ पर क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता। ये रजिस्टर प्रोसेसर्स के इनबिल्ट खुद के रजिस्टर्स होते हैं जो प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू इनको यूज़ करता है, रादर देन रैम। रैम केवल हमारे प्रोसेसिंग के स्पीड को एनहांस करने के लिए यूज़ की जाती है। फर्दर हम धीरे धीरे इन चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे और इनके ऊपर एनालिसिस वगैरह भी करते जाएंगे। अब जो रजिस्टर्स होते हैं या जिनको हम मेन मेमोरी यूनिट भी कह सकते हैं उस प्रोसेसर की, इसमें जो जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी प्रोसेसर में जो यूज़ होते हैं हम उनको एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे है हमारा एक्यूमुलेटर। एक तरीके से एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर होता है, इसको एसी, कैपिटल एसी से भी डिनोट करते हैं। टेम्परेरी जो भी कैलकुलेशन करता है एएलयू, इसके अंदर उसके रिजल्ट्स या उसका डाटा बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एग्जीक्यूशन के लिए कहा कि ए प्लस बी होना है। अब एग्जीक्यूशन की मैंने
अकॉर्डिंग टू ए इक्वल टू ए प्लस बी, इनडायरेक्टली ए के अंदर जो डाटा है वो बी में ऐड हो और ए के अंदर वापस सेव हो जाए। तो ए का डाटा सबसे पहले एक्यूमुलेटर में आएगा, फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि उसमें बी एडिशन होगा, और जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एसी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जब तक उनको कोई डेस्टिनेशन प्रोवाइड ना की जाए कि इनको स्टोर होकर वहाँ जाना है। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम काउंटर, इसको हम पीसी से भी डिनोट करते हैं। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी dealt with. The PC then passes this next address to memory address register. PC के सिंपल ये भी एक रजिस्टर है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक्यूमुलेटर या पीसी या ये जितने भी रजिस्टर्स होते हैं ये प्रोसेसर पे डिपेंड होते हैं। ये 8 बिट के 16 बिट के जितने बिट की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके से ये कोरिलेटेड डिज़ाइन किए जाते हैं उस तरीके से ये प्रोसेसर के अकॉर्डिंग बने होते हैं। अब पीसी का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, अब अगला जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने वाला है उसका ध्यान रखे और उसकी काउंटिंग जो होती जाए वो एमएआर को बताता जाए, या फिर ये कह सकते हो कि मेमोरी एड्रेस सिस्टम में वो डाटा भेजता जाए कि अब इसका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है और ये परफॉर्म हो चुका है। तो इस तरह की काउंटिंग पीसी या जो पीसी रजिस्टर है वो इसको मेंटेन या ध्यान में रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं that is memory address register. It stores the memory location of the instructions that need to be fetched from memory or stored into memory. इसका सिर्फ ये काम होता है कि जो मेमोरी लोकेशंस हैं या मेमोरी एड्रेसेस हैं किसी इंस्ट्रक्शंस के जो परफॉर्म होने वाले थे, उनकी लोकेशंस को ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। कि जैसे कि अब मेरे को नेक्स्ट ये एडिशन का परफॉर्म करना है, एडिशन का डाटा कहाँ पर है, उसकी लोकेशन इसके अंदर जाएगी, जिससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्मूथली चलता रहे। फर्दर आगे हम देखते हैं दैट इज एमडीआर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर्स। एक चीज़ और होती है, अलग अलग प्रोसेसर्स में इनके नाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। यही हमारे प्रोसेस के एक तरीके से जनरल पर्पस रजिस्टर्स ही होते हैं। मैंने नेक्स्ट जैसे नाम बताया दैट इज मेमोरी डाटा रजिस्टर। इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस फेच फ्रॉम द मेमोरी और एनी डाटा दैट इज टू बी ट्रांसफर टू और स्टोर इन मेमोरी। जैसा हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था उसमें सिर्फ एड्रेस की लोकेशन स्टोर होती थी, इसी तरीके से हमारा मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है। इसमें सिर्फ उस एड्रेस पे जो डाटा अवेलेबल है वो स्टोर होगा, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए जा रहा हो या चाहे ट्रांसफर पर्पज के लिए जा रहा हो। नेक्स्ट हमारा है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट स्टोर्स द मोस्ट रिसेंटली फेच इंस्ट्रक्शंस व्हाइल इट इज वेटिंग टू बी कोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। इसका काम थोड़ा अच्छा या एनहांस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रजिस्टर को यूज़ किया जाता है कि जिसका फैचिंग होने वाली है या जो बस अब लाइन अप में लगा हुआ है उसकी ये इंस्ट्रक्शंस को या जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने उस इंस्ट्रक्शंस को ये अपने अंदर सेव करके रखेगा। इसके बाद जो लास्ट है दैट इज इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। सिमिलर वे में जो इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होने इंस्ट्रक्शंस की जो प्रोग्रामिंग है या जो एनकोडिंग है या जो इंफॉर्मेशन है वो इस इंफॉर्मेशन बफर रजिस्टर में रखा जाएगा। पैरेलली लाइन अप करते जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो चुका है, अब इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन होना है उसकी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन रखी जाएगी। अब हम फर्दर बढ़ते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन मॉडल के आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस हैं क्या। सबसे पहला एडवांटेज है कंट्रोल यूनिट get data and instruction in the same way from one memory. It simplifies the design and development of the control unit. जैसा मुझे पता है कि कंट्रोल यूनिट एक मेन परफॉर्मर या मेन टास्क होता है सीपीयू का जिससे सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है उसका जो डिज़ाइन है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है। क्यों? इसलिए इस तरीके से सिंप्लीफाई किया कि वो एक ही जगह से डाटा को और इंस्ट्रक्शन को एक ही मेमोरी यूनिट से सिमिलर वे में फैच करेगा। तो इस वजह से जो वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है और एग्जीक्यूटेबल हो गया है। डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड डिवाइसेस एक्सेस इन द सेम वे। इट मीन्स कि चाहे डाटा हमारी मेमोरी से फैच की जाए या डिवाइस से एक्सेस की जाए तो
तो उन सबको एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लीफिकेशन डिजाइन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है प्रोग्रामर्स को, जिससे वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें या उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ओवरऑल हमारे एडवांटेजेस मॉन्यूमेंट के ये हैं। एक सिंप्लीफिकेशन की काफ़ी सिंपल है, रीप्रोग्रामेबल मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड होती है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सिमिलर वे में फेच किया जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो एग्जीक्यूशंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस के वो सीरियली होते हैं, यानी कि एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा। तो जहाँ पर हमें फास्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये कहीं ना कहीं सिस्टम में डिले या फिर लूप क्रिएट करेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, ओनली वन इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड एट द सेम टाइम। अगर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो वहाँ पर केवल एक और एक ही इंफॉर्मेशन को एट ए टाइम एक्सेस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस तरह एक ये भी डिसएडवांटेज है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा हमारी सेम मेमोरी में। ये इसका एडवांटेज इस तरीके से था कि एक जगह पर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पर इसका ये है कि जब सेम मेमोरी में है तो एट ए टाइम कोई एक ही चीज़ स्विच हो पाएगी और या फिर किसी एक ही चीज़ पर एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि या तो इंस्ट्रक्शंस पे काम होगा या फिर डाटा का ट्रांसफ़र होगा। तो ये मॉन्यूमेंट के कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता क्या है। नाउ अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसका नाम हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर से लिया गया है। इसमें सिंप्लीफिकेशन एक ये की गई कि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी दो सेपरेट मेमोरीज होती हैं उसके पास, जिससे वो इंस्ट्रक्शन को और डाटा के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं डाटा है उनको सेपरेटली स्टोर करेगी या सेपरेटली फेच करेगी। हमारे मॉन्यूमेंट में क्या था कि इंस्ट्रक्शन और डाटा की सिंगल एक मेमोरी थी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा कंट्रोल यूनिट के पास केवल एक कंट्रोल यूनिट है, यानी कि डाटा के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही यूनिट है, एक ही मेमोरी यूनिट है जिसको फर्दर पैरेलली यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम हार्डवेयर की स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस आर्किटेक्चर में इसको सेपरेट कर दिया गया। सेपरेशन से ये फायदा हुआ कि जो एग्जीक्यूशन है या स्पीड है वो फास्ट हो गई। जैसा हम देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट उसी तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोरिलेट करेगी, एएलयू को फेच करेगी, एएलयू में एग्जीक्यूशंस होंगे। बस सिर्फ एक ये अंतर कर दिया कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक सेपरेट कर दी, डाटा मेमोरी सेपरेट कर दी कि डाटा जो होगा वो इस मेमोरी में जाएगा, इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो इस मेमोरी में जाएंगे। इस वजह से इस चीज को करने की वजह से जो ओवरऑल प्रोसेस है, ओवरऑल स्पीड है वो काफी एनहांस हो जाती है हमारे इस आर्किटेक्चर की। अब इस तरीके इस चीज को करने की वजह से कुछ फायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। उनको अब हम हार्वर्ड और मॉन्यूमेंट के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। अगर मॉन्यूमेंट की बात करते हैं, कंप्यूटर डिजाइन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मॉन्यूमेंट का जो आर्किटेक्चर है वो स्टोर प्रोग्राम बेस्ड पर है, और जिसमें प्रोग्राम्स हों या डाटा हो या इंस्ट्रक्शंस जिसको हम कहते हैं वो एक ही मेमोरी में सेव होते हैं। और जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है विच एम्प्लॉयड सेपरेट बसेस फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो बेसिकली जो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर है वो सेम बसेस तो उसकी डिफरेंट है लेकिन डाटा फेच एक जगह से ही होगा। और हार्वर्ड में क्या है, बसेस भी सेपरेट कर दी और डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी को भी सेपरेट कर दिया, जिससे दोनों की फेचिंग सेपरेटली होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है वॉन न्यूमैन में और हार्वर्ड के बीच में।
A single memory connection is given to the CPU and the CPU is connected here with both the data memory and program memory separately. यहाँ पर जो कनेक्शन है या जो बसेस की बात कर रहे हैं वो एक सिंगल सिस्टम बस प्रोवाइड की गई है जो CPU से कनेक्टेड है। वो डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ है कि उसके अंदर एड्रेस बस है, डाटा बस है, ये है, लेकिन कनेक्शन सिंगल दिया हुआ है। जबकि यहाँ पर हार्डवेयर में क्या होता है कि हमारा सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रैम से या डाटा मेमोरी से या प्रोग्राम मेमोरी से, जिसमें इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं सेपरेट वे में। अब वन न्यूमैन में क्या डिफरेंस आया? इट रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर, इट रिक्वायर्स, और हार्डवेयर में आया इट रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर सिंस इट विल बी रिक्वायरिंग सेपरेट डाटा एंड एड्रेस बस फॉर ईच मेमोरी। ये एक मेजर या ड्रास्टिक चेंज आ गया हमारे वन न्यूमैन में और हार्डवेयर में। वन न्यूमैन का हार्डवेयर जो था वो कम हो गया क्योंकि इसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि इसकी मेमोरी यूनिट केवल एक है जो डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगी। यहाँ पर लेकिन दो सेपरेट मेमोरीज लगानी पड़ी क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेशन हमने दिया है, तो हार्डवेयर ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, यानी इस मेजर डिफरेंस की वजह से कुछ चीज़ें या फिर कुछ प्रोसेसेस इन दोनों में और ज़्यादा हो गई। पहली, जैसे कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज स्लोअर सिंस इट कैन नॉट फेच द डाटा इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। ये जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ पर आ गया कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जो हमने पहले स्टडी किया था कि सीरियल एग्जीक्यूशन या सीरियल प्रोसेसिंग थी वो होती थी रादर देन पैरेलल। अब यहाँ पर हार्डवेयर में क्या हुआ? पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी। क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्टर सिंस द प्रोसेसर फेचेस डाटा इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि हमारा प्रोसेसर या सीपीयू डाटा को और इंस्ट्रक्शन को पैरेलली प्रोसेस कर पा रहा है। तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग आई, जिसकी वजह से ओवरऑल स्पीड हमारा एनहांस हो गया इस आर्किटेक्चर में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज controlling becomes simpler since either data or instructions are to be fetched at the same time. मोन्यूमेंट आर्किटेक्चर में कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई। क्यों? बिकॉज क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में फेच किया जा सकता था, या तो हमें डाटा फेच करना है या इंस्ट्रक्शन फेच करना है। वहीं हार्डवेयर में क्या हुआ? कंट्रोलिंग बिकम्स कॉम्प्लेक्स सिंस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टू बी फेच साइमल्टेनियसली। यहाँ पर कंट्रोलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है क्योंकि दो डिफरेंट मेमोरीज हैं, दोनों से किसको कब किस तरीके से फेच करना है, इसकी कंट्रोलिंग सिग्नल्स ज़्यादा टिपिकल होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस इज नॉट वेस्टेड बिकॉज द स्पेस ऑफ द डाटा मेमोरी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस मेमोरी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर स्पेस बहुत ऑप्टिमाइज्ड होती है वन न्यूमैन में क्योंकि स्पेस वेस्ट ही नहीं की जाती। इंस्ट्रक्शंस के और डाटा के अंदर भी जो डाटा बेसेस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम को ऑक्यूपाई करती है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ काफ़ी सेव होती है। वहीं हार्डवेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ स्पेस सिंस इफ द स्पेस इज लेफ्ट इन द डाटा मेमोरी द इंस्ट्रक्शंस मेमोरी कैन नॉट यूज द स्पेस फॉर द सेविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मेरे पास एक मेमोरी का स्टैक है तो मोन्यूमेंट में क्या होता है? वो सेम स्टैक डाटा के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज हो रहा है। देखो, जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, दोनों के दोनों बाइनरी वैल्यूज हैं। सिस्टम के लिए दोनों के दोनों बाइनरी डिजिट्स हैं। वो तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डाटा है कि इंस्ट्रक्शन है किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, वो सिस्टम डिसाइड नहीं करता। वो यूजर सिस्टम को, सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। अब हार्डवेयर में क्या हुआ कि ये जब दोनों सेपरेट हो गए तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई, और जो स्पेस थी, जैसे डाटा मेमोरी में मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पेस बची है, तो वो इंस्ट्रक्शंस के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस की सेपरेट मेमोरी है, तो ये थोड़ा सा रिजिडनेस हार्डवेयर में आ गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं वॉन न्यूमैन की या हार्डवेयर की, तो हमें ये समझ में आया कि वॉन न्यूमैन काफ़ी सिंप्लीफाइड था। स्पेस की प्रॉब्लम नहीं थी, कंट्रोलिंग बहुत आसान थी। स्टार्टिंग स्टेज में जो डिवाइसेस या सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते थे वो इसी बेसिस पे किए जाते थे वॉन न्यूमैन में। आज की डेट में भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हैं या मोबाइल यूनिट्स हैं, वो आज भी हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को बेस्ड ही होती हैं, क्योंकि ये स्टोर प्रोग्राम बेस्ड पे ही काम करती हैं। ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो हमने आज के लेक्चर में एक तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फटाफट रिकैप किया, रिवाइज किया, उसकी एप्लीकेशंस को समझा, उसके यूटिलाइजेशंस को समझा, जो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट बस हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे बसेस हो, तो उनकी हमने स्टडी की। साथ के साथ हमने आज ये समझा कि हार्डवेयर आर्किटेक्चर यानी कि वॉन न्यूमैन के साथ जो दूसरा अवेलेबल आर्किटेक्चर है वो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है।
दोनों को हमने कंपेयर किया, दोनों के बीच के डिफरेंस को, एक सिमिलैरिटीज को हमने इसमें कॉप अप किया। फर्दर ये शॉर्ट एक एक्सरसाइज है जो हम फर्दर आगे एनालिसिस क्लासरूम्स वगैरह में इसको स्टडी करेंगे, तो आपको ये पहले से सॉल्व करके लाने हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग अ डिवाइस दैट इज एबल टू वर्क ऑन इट्स ओन, आइदर 3, 2, 1 और 4। ये आपको सॉल्व करना है और विद रीजन की कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाय जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन से आर्किटेक्चर जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, हार्डवर्ड, वॉन न्यूमैन, या इनमें से कोई सा भी नहीं, ये दोनों के दोनों। आपको विद रीजंस इनको बताना है। विच आर्किटेक्चर इन्वॉल्व बोथ द वॉलेटाइल एंड द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कौन से आर्किटेक्चर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डवेयर, वॉन न्यूमैन, या दोनों में से कोई सा नहीं। विच आर्किटेक्चर प्रोवाइड सेपरेट बसेस फॉर प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी। इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर सेपरेट बसेस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम और डाटा मेमोरी, यानी कि इंस्ट्रक्शन और डाटा मेमोरी के लिए, हार्डवर्ड या वॉन न्यूमैन, या दोनों के दोनों प्रोवाइड करते हैं, दोनों में से कोई प्रोवाइड नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू आर्किटेक्चर सेव मेमोरी। हार्डवर्ड मेमोरी को सेव करता है, वॉन न्यूमैन सेव करता है, ये दोनों सेव करते हैं, दोनों में से कोई सा भी सेव नहीं करता। ओवरऑल अगर इस प्रेजेंटेशन के इस टॉपिक के हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, तो हमने वॉन न्यूमैन मॉडल का बेसिक समझा, ये कैसे जनरेट हुआ या क्या उसका ओरिजिन था, इसकी फंक्शनैलिटीज को समझा, इसके कंपोनेंट्स को समझा। इवन हमने ये भी जाना कि अपार्ट फ्रॉम वॉन न्यूमैन और कौन से आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं। दिस आर द रेफरेंसेस जो मैंने इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने में, स्टडी करने में यूज़ किए। और आपसे भी आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉरिस मैनो या विलियम स्टॉलिंग्स की बुक्स को स्टडी करें या स्वाति सक्सेना की बुक को स्टडी करें फर्दर अपनी स्टडी को एनहांस करने के लिए। थैंक यू सो मच।